मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले वीडियो व्याख्यान में आपको ध्वनि प्रदूषण का अर्थ एवं ध्वनि प्रदूषण के स्रोत के बारे में बताया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, जो अनेक समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों, भौगोलिक शास्त्रियों एवं बुद्धिजीवियों एवं पर्यावरण के विद्वानों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव इस प्रकार से हैं। ध्वनि प्रदूषण से मानव के मानसिक और शारीरिक दोनों घटों पर दुष्प्रभाव पड़ता है और ये प्रभाव ध्वनि में तेज गति या तीव्रता के आधार पर पड़ता है, क्योंकि आज हम अन्य प्रदूषण की भांति यदि ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं तो ध्वनि प्रदूषण भी एक घातक समस्या बन गई है और बनती जा रही है। शोर वातावरण की मधुरता को तोड़कर पर्यावरण को दूषित कर देता है। वातावरण में फैले अदृश्य, अनाच्छादित एवं तीव्र ध्वनि को शोर प्रदूषण कहते हैं और ध्वनि का कम या अधिक होना ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। तीव्र आवाज वाली ध्वनि जो साधारणतः कानों को अप्रिय लगे वो शोर कहलाता है और शोर को ही हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है सुनने की क्षमता पर दुष्प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव इस प्रकार से हैं। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव का फर्स्ट पॉइंट है सुनने की क्षमता पर दुष्प्रभाव। अनेक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि और जानकारी मिली है कि लंबी अवधि तक शोर भरे वातावरण में रहने से मनुष्य आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बहरा भी हो सकता है। आज हम देखते हैं, जैसे हम नगरों की बात करें तो वहाँ अनेक जो वाटिकाएं हैं जिनमें शादियाँ हो रही हैं और इतनी अधिक मात्रा में एक साथ शादी होने से वहाँ पर बैंड बाजों की इतनी तेज गति से दूर 1-2 किलोमीटर तक इतनी भयंकर आवाज़ जाती है कि वहाँ के आसपास लोगों को, जो बच्चे हैं और वृद्ध लोग हैं, उनको बहुत ही अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनको अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक पीड़ा भी पहुँचती है, जो भी एक ध्वनि प्रदूषण का बहुत खतरनाक दुष्प्रभाव है। सेकंड पॉइंट है मानसिक क्रियाओं पर दुष्प्रभाव। तेज गति या अधिक तीव्रता वाले जो शोर मानव की विभिन्न क्रियाकलापों में व्यवधान डाल रहे हैं एवं समस्या उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति थक जाता है, उसे थकान आ जाती है, दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है, मानसिक तनाव में भी वह आ जाता है और मानसिक असंतुलन भी पैदा हो जाता है। अधिक शोर में कुछ व्यक्तियों में अनिद्रा की बीमारी भी हो जाती है, जो एक बहुत ही जानलेवा दुष्प्रभाव है। अतः अधिक तेज आवाज़ करने वाले साधनों, मशीनों, उपकरणों, इनसे भी बहुत समस्याओं के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से भी कई बार बीमार हो जाता है, जो एक खतरनाक दुष्प्रभाव की श्रेणी में आता है। तीसरा पॉइंट है नंबर 3 शारीरिक क्रियाओं पर दुष्प्रभाव। तेज शोर के कारण हृदय गति एवं पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शोर के कारण मनुष्य का शरीर कंपित होने लग जाता है और कई बार वो उछल भी सकता है। कभी कभी हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को दिल का दौरा भी पड़ सकता है, या कई बार हम देखते हैं कि जब सड़कों पर बड़े भारी वाहन चलते हैं या किसी रेल की पटरी के आसपास ट्रेन अचानक से आती है तो दूर तक इतनी तेज धड़कन या आवाज़ के कारण कई बार छोटे व्हीकल वाले, 2 व्हीलर वाले, स्कूटर, मोटर बाइक वाले, यानी अचानक कंपन से कई बार गिर भी जाते हैं और एक्सीडेंट जैसी दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है। अतः शरीर की जो क्रिया है, मानव शरीर क्रिया, वो तेज आवाज़ एवं तेज ध्वनि से भी वो विचलित हो जाता है और उसको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। जैसे मनोरंजन के जो साधन हैं, हारमोनियम, ढोलक, तबला, मजीरे, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, VCR या शादी ब्याहों में बैंड बाजों के साथ
इतने तेज बजाए जाते हैं कि वो दूर तक आवाज़ करते हैं, और कई बार तो परीक्षाओं के दिनों में विद्यार्थी पढ़ भी नहीं पाते हैं। और वर्तमान समय में तो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति मतलब क्या इस कोरोना के कारण यानी स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन क्लास चलने के कारण उसको वीडियो बनाने पड़ते हैं, और उस तेज ध्वनि के कारण वो वीडियो भी नहीं बना पाते हैं। इसलिए ये भी एक तरह का दुष्प्रभाव ही माना जाएगा। आगे है ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय इस प्रकार से हैं। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय इस प्रकार से हैं। ध्वनि प्रदूषण के उपरोक्त दुष्प्रभावों से ये स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रदूषण को कम करने और इससे सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्तर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मानव के स्वास्थ्य और सामाजिक संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना अति आवश्यक है। और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने सुझाव भी बताए हैं और उपाय भी बताए हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण। उन सभी ध्वनि प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए जो मानव निर्मित हैं और ध्वनि प्रदूषण को किसी न किसी रूप में पैदा करते हैं। ये ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत यंत्र, उपकरण, मशीनें यानी लाउड स्पीकर, बैंड बाजे। इन उपकरणों में शोर नियंत्रक उपकरण लगाने चाहिए। शोर करने वाले यंत्रों, वाहनों, मशीनों आदि के रखरखाव की जांच की जानी चाहिए एवं तकनीकी दोषों के कारण अधिक शोर करने वाले वाहनों एवं मशीनों को दोष के निवारण के बाद ही उनको उपयोग में लाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है शोर सीमा का नियंत्रण। सभी क्षेत्रों में शोर सीमा को निर्धारित करके इस प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जैसे वाहनों की अधिकतम शोर सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। बहुत से जो वाहन हैं उनमें बहुत तेज गति से या तेज आवाज़ से बजने वाले हॉर्न भी होते हैं, उन पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। एवं शादी समारोह में बैंड बाजों की इतनी तेज धुन जो 2-3 किलोमीटर तक भी परेशान करती है, उन पर भी रोक लगानी चाहिए। हम देखते हैं कई बार शादियों, त्योहारों, उत्सव, कीर्तन, विवाह समारोह आदि में रात्रि में लाउड स्पीकर देर तक बजते रहते हैं, और उसके बावजूद भी सरकार ने प्रतिबंध भी लगा रखा है कि रात्रि के 10 बजे तक किसी प्रकार के लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। लेकिन रात्रि तो बहुत दूर की बात है, दिन में ही यानी सुबह 4-5 बजे दिन में ही बहुत तेज गति से बैंड बाजे बजाए जाते हैं, जिससे कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। न वो पढ़ पाते हैं, न किसी प्रकार की आवाज़ सुन पाते हैं। तो इस प्रकार के उन पर प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। अगला पॉइंट है नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण की शिक्षा। सभी आयु वर्ग के लोगों को ध्वनि प्रदूषण के कारण एवं स्रोत एवं दुष्प्रभाव की शिक्षा देनी चाहिए। इसकी शिक्षा के लिए समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं एवं शैक्षणिक पाठ्यक्रम, पोस्टर, स्टिकर आदि का प्रयोग करना चाहिए, और शिक्षण संस्थाओं में भी इसे धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वृक्षारोपण। भारी यातायात वाले मार्गों एवं रेल मार्गों दोनों ओर घने वृक्षारोपण करने चाहिए। इससे क्या तेज गति को कम किया जा सकता है। इनमें बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं जैसे केवड़ा है, आम है, पीपल है, कनेर है, आसापाल है, नीम, शीशम, इमली, गुलमोहर, ये ऐसे पेड़ हैं। यदि इनको सड़कों के किनारे लगाया जाए या रेल की पटरियों के किनारे लगाया जाए तो ये वृक्ष यानी तेज ध्वनि या तेज आवाज़ को कम करते हैं, और ऐसा करने से ध्वनि कम हो सकती है। लास्ट पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण और कानून। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कानून बनाने चाहिए और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे किसी प्रकार के प्रदूषण के संदर्भ में नियम बनाए जाने के प्रावधान हो और इन पर विधि संगत कठोरता से पालन करने की भी व्यवस्था है। क्योंकि राज्य स्तर की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में संगीत और शोर नियंत्रण अधिनियम 1950 बना हुआ है, और बिहार ने ध्वनि विस्तारक यंत्र को बजाने पर नियंत्रण 1955, और राजस्थान सरकार ने भी नियंत्रण अधिनियम 1963 बना रखे हैं, लेकिन इनका कोई पालन नहीं कर रहा है। व्यवहारिक एवं रूप से देखा जाए तो ये व्यवहारिक एवं प्रभावहीन या उदासीन माने जाते हैं, या ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई पालना नहीं कर रहा है। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में रेडियोधर्मी प्रदूषण
के बारे में विस्तार पूर्वक से बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।